आगे का टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। अगर आप प्रश्नों को देखोगे, प्रश्नों की प्रकृति को देखोगे, तो ये डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न कई जगह पर निकलकर सामने आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, और वो फैसला है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था है। एक संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जिसके कामों का वर्णन है। इलेक्शन कमीशन काम क्या करता है? इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर कुछ चुनाव करवाता है, जैसे कि महत्वपूर्ण चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों का चुनाव, दैट मीन्स की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्य के अंदर जो विधानसभा और विधान परिषद है उसका चुनाव भी करवाता है। यद्यपि पंचायतों के और म्यूनिसपैलिटी के जो चुनाव होते हैं वो भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता। अब चूंकि चुनाव का काम किसी भी लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी को अगर पहचानना हो तो दो तथ्यों से पहचानना चाहिए कि जुडिशरी कितनी स्वतंत्र है और चुनाव कितना स्वतंत्र है। ठीक है, चुनाव लोकतंत्र का बेसिक आधार है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें प्राप्त है, और अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करना फ्री एंड फेयर तरीके से, फ्री का मतलब होता है आप मुक्त तरीके से जाकर किसी को भी जो भी आपकी इच्छा हो उसको वोट डाला हो, और फेयर का मतलब जो वोट आपने जिसको दिया है वो उसी को जाए। ठीक है, कोई आपके वोट देने के प्रोसेस को प्रभावित ना कर सके। प्रभावित का मतलब होता है अपनी पॉलिसी से तो वो करेगा, प्रभावित का मतलब होता है आपको डराकर धमकाकर लालच देकर कोई वोट ना ले सके, ये अंतर है। अगर कोई अपनी नीतियां बता रहा है, कोई राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है और अपना चुनाव घोषणा पत्र ला रहा है और आपको कह रहा है कि मुझे चुनाव जिताओ, मैं देश के अंदर ये काम करूंगा, और आप उसकी बातों से सेटिस्फाई हो, तो ये प्रभाव, ये तो एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव है, ये तो होना ही चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना कार्यक्रम जनता के सामने बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको कह रहा है कि आप पोलिंग बूथ पर गए तो फिर कहीं और नहीं जा पाओगे, ठीक है, इसका मतलब आपका अपहरण कर रहा है क्षेत्र के अंदर, मतलब जब तक वोटिंग का समय था आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये सब होता है अनफेयर मीन्स। तो फ्री एंड फेयर तरीके से आप चुनाव में भाग लो, ये किसी भी डेमोक्रेसी के सफलता और विफलता का सबसे बड़ा मापक है। और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। अब जो भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो किस केस के अंदर दिया? अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ का मामला। ये मामले करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि आपको याद नहीं होना चाहिए अनूप बर्णवाल वगैरह, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो ये अनूप बर्णवाल वर्सेस भारत संघ का मामला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 5 सदस्यों की एक संविधान पीठ है, उसने एक फैसला सुनाया और सर्वसम्मति से फैसला आया। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो संविधान पीठ या जूरी बनती है किसी भी मुकदमे को सुनने के लिए, उसमें बहुमत से फैसला होता है। यहाँ तक कि अगर उसका एक सदस्य भारत का प्रधान न्यायाधीश हो तो भी बहुमत के फैसले के साथ ही जाना होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, न्यायिक बहुसंख्यकवाद, ठीक है ना, और उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि भारत में इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव अब सीधे सीधे उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं करेगा, मतलब मंत्रिमंडल की सलाह से, जो आज तक चलता आ रहा है। आज तक का क्या प्रोसेस था कि केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता था? सीईसी की नियुक्ति करता था। अब वो एक समिति की सिफारिश पर करेगा, जिस समिति में एक सदस्य भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एक सदस्य लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रधान न्यायाधीश होगा। इस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर की भी नियुक्ति होती है। ठीक है, भारत में जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके डायरेक्टर की नियुक्ति भी इसी प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। अब जरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। की हाइलाइट्स ऑफ व्हाट द एपेक्स कोर्ट हैज सेड। एपेक्स कोर्ट कई बार सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ड यूज होता है। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, ठीक है ना। एपेक्स का हिंदी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि उच्चतम। इन्होंने क्या कहा? द राइट टू वोट इज नॉट जस्ट अ स्टैच्यूटरी राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक अधिकार है राइट टू वोट, ठीक है ना। राइट टू वोट जो है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
द बैलेट इज मोर पोटेंट देन मोस्ट पावरफुल गन। बैलेट, बैलेट पेपर जो होता है जिस पर आप ठप्पा लगाते थे पहले प्राचीन काल में, प्राचीन काल तो नहीं कहना चाहिए, पुराने समय में आप क्या करते थे, एक बैलेट पेपर मिलता था, उस पर आपको एक मोहर लगानी पड़ती थी, ठीक है। तो ये बैलेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी पावरफुल गन, इसका मतलब हुआ किसी भी बंदूक से ज्यादा शक्तिशाली है ये। बंदूक की नली से परिवर्तन लाने की बात जो माओ बोलता था, भारत का संविधान और दुनिया की डेमोक्रेसी वाले देशों के संविधान क्या बोलते हैं कि ये परिवर्तन आ सकता है बैलेट पेपर से। व्यवस्था बदलने के लिए हिंसा की आवश्यकता ही नहीं है भाई, व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव में फ्री एंड फेयर चुनाव करवा दो, उसकी आवश्यकता है। अगर जनता व्यवस्था से प्रसन्न है तो कैरी ऑन करेगी, और जनता व्यवस्था से प्रसन्न नहीं है, वो बदलना चाहेगी तो इजीली बदल सकती है। Parliament never intended the executive to have absolute power to appoint CAC and election commissioner. भारत की संसद ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करने का अधिकार केंद्र सरकार को होना चाहिए, है कि नहीं। कभी पार्लियामेंट ने ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अ पार्टी इन पावर विल हैव एन इनस्टेबल क्वेस्ट टू कंटिन्यू इन दिस सैडल। इसका मतलब क्या हुआ, जो राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में है उसको थोड़ा इसमें बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़ता है, आगामी लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी लड़ेगा। अब उसी के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अगर की गई है तो डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है, ठीक है। ऐसा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये निश्चित रूप से हितों के प्रभाव का मामला बनता है, क्योंकि जो पार्टी इन पावर है यानी कि जो सत्तारूढ़ दल है, अगर उसकी सिफारिश पर भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है, तो ये डेफिनेटली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। एन इलेक्शन कमिश्नर दैट डज नॉट गारंटी रूल ऑफ लॉ इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो अगर कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जो कानून के शासन से संबंधित नहीं हो, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। Complete independence of election commissioner is paramount to ensure purity of electoral process. चुनाव का जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब होता है चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पवित्रता बनी रहे, है ना, उसके अंदर शुद्धता बनी रहे, उसके अंदर पवित्रता बनी रहे। इसके लिए जरूरी यह है कि चुनाव आयोग पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो करंट ऑर्डर है उसने क्या बदलाव किया। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति किसी सीनियर आईएएस अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था। उसके लिए संवैधानिक प्रावधान है कि ये लोग 6 वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे और इनको यदि इनके पद से हटाना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो तो इसके लिए महाभियोग से मिलती जुलती प्रक्रिया, या यूं कह दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया आवश्यक है। और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर इनके पद से हटाना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिकायत पर, की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता था। हटाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव इस ऑर्डर ने नहीं किया। इस ऑर्डर ने क्या कहा है कि अब जो नियुक्ति होगी, इस नियुक्ति में एक समिति होगी जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन विपक्ष का नेता और भारत का प्रधान न्यायाधीश भी शामिल होगा। ये सब वही प्रोसेस है जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने से संबंधित है। अगर हम बात करें कि चुनाव आयोग के बारे में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की कुछ और भी टिप्पणियां रही है, और वो टिप्पणियां क्या रही है जरा उसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का जो आयोग के अंदर सदस्य हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके कार्यकाल से कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। मतलब कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर आपको सूट नहीं कर रहा और आपने उसको टाइम से पहले ही हटा दिया, ये तरीका नहीं होना चाहिए। और भारत का संविधान गारंटी देता है कि ये तरीका नहीं है। अगर किसी सीईसी को पद से हटाना हो तो इसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा ही व्यापक तरीका है जो महाभियोग जैसा है। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को उसके पद से हटाना हो तो तरीका क्या है, राष्ट्रपति हटाएगा सीईसी की सिफारिश पर। यह तरीका एक जिसको कह सकते हैं कि ओपेक तरीका हो सकता है कि नहीं। ओपेक का मतलब गैर पारदर्शी हो सकता है ना, ठीक है, इसलिए इसको भी सुरक्षित बनाने की जरूरत है। फिर इनका जो खर्च है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, वो दिया भी जाना चाहिए।
अब मुद्दा ये है कि अगर किसी देश के अंदर, जैसा मैंने आपको अक्सर कहा है, इस पूरे बदलाव से क्या हासिल होने वाला है, अगर ये बदलाव बेहतर तरीके से लागू हो गया तो उसमें सबसे पहले एक बात समझिए, बड़ी ऐतिहासिक डिमांड भी है। कई सालों से सारे विपक्षी दल ये बात मांग करते रहे कि इलेक्शन कमिश्नर का पद जो होता है ना, वो निष्पक्ष होना चाहिए, इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी को अपॉइंट करेगा तो डेफिनेटली उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनेगा। और चूंकि विश्व के अन्य देशों की अगर हम बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान जैसे देश के अंदर चुनाव करवाने के लिए एक इंटरीम कमीशन बनता है जिसके अंदर जजेस होते हैं। ठीक है, इंटरीम कमीशन बनते हैं, इनके अंदर जजेस होते हैं। और क्या कहते हैं, हालांकि देखिए एक चीज और है, इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन यानी कि संरचना कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देती है, नियुक्ति की प्रक्रिया और संरचना कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि वो राजनीतिक दबाव से मुक्त होंगे। इट ऑल डिपेंड्स अबाउट द प्योरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्था जो है वो कितनी पवित्र है, और संस्था पवित्र बनती है संस्था में काम करने वाले लोगों से। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, वहां पर इलेक्शन कमिश्नर चुनाव अलग तरीके से होता है, उसके अंदर बड़ी व्यापक भागीदारी होती है। फिर भी वहां पर क्या अच्छी डेमोक्रेसी है क्या? फिर भी वहां पर क्या बेहतर लोकतंत्र है क्या? लेकिन अगर हम इन दो देशों के एग्जाम्पल से अगर ये निकालना चाहे कि फिर हमारा सिस्टम पूरी तरह से प्योर है, तो ये चीज उचित नहीं, बदलाव किए जाने की जरूरत है। और ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हो गया है। दूसरा, चुनाव आयोग के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो किसी एक पार्टी की तरफ जिसका झुकाव ऐतिहासिक रूप से रहा हो, नहीं हो सकेगी। विपक्ष का नेता भी उसके अंदर शामिल होगा और सत्तारूढ़ दल भी शामिल हो गया। ठीक है, और भारत का प्रधान न्यायाधीश भी शामिल होंगे। और अगर इसका मतलब क्या हुआ, या तो पॉलिटिकली एक राय हो, पॉलिटिकली एक राय का मतलब सत्तारूढ़ दल और विपक्ष चाहते हैं और सीजेआई नहीं चाहते, तो भी नियुक्ति हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात रहेगी कि एक व्यक्ति पर दोनों दल राजी हो रहे हैं। अगर आज भारत में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों राजी हो जाए कि अमुक आदमी बड़ा ईमानदार है, फिर तो उसकी ईमानदारी पर किसी को संशय होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं, है ना। तीसरा, इसके अंदर चूंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश शामिल है, यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल है, ये पद वो माना जाता है जिस पद पर बैठे हुए व्यक्ति, अगर आप ऐतिहासिकता देखें तो बहुत कम ऐसा इश्यूज सामने आए हैं जिसमें माना गया है कि उन्होंने किसी पक्ष में काम किया। ठीक है ना, तो इस पद की अपनी पवित्रता है। ठीक, तो इनको इसके अंदर शामिल किया गया है और ऐसी सिफारिश भी बार बार की गई थी। ठीक है ना, एक न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति बनी थी जिसने इस बात की सिफारिश की थी कि इस पद को पूरी की तरह से कैसे करो, नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला बनाओ। तो अब वो बनाने के ऊपर बात आगे बढ़ गई है। विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में भी ये कहा था। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति जो थी उसने भी ये कहा था। प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 में भी रिकमेंडेशन थी कि इसके लिए निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एक वेलकम स्टेप देखा जा रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा जा रहा है। अब कुछ लोग इसके अंदर कह रहे हैं कि ये तो न्यायिक सक्रियता नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका के द्वारा फिर से कार्यपालिका के फंक्शंस को ध्वस्त करने की तरीका है। भारत के अंदर आप जानते हैं कि एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग काम है। अब चूंकि हमारा ओरिजिनल संविधान बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका इसको और ज्यादा इंटरफेरेंस करके उसमें खुद का भी इन्वॉल्वमेंट कर ले, पहले तो प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कर ले और दूसरा इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट कर ले, तो थोड़ा सा ये शक्ति बैलेंस को बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा है, कुछ लोगों का मानना है। उनका कहना है कि न्यायपालिका को न्यायिक संयम बरतना चाहिए। न्यायिक संयम बरतने का मतलब होता है सभी संस्थाओं के काम अगर न्यायपालिका करने लग जाएगी तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो शक्तियों का विभाजन है वो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक ठहराए जा सकते हैं, है ना। तो संसद के कामों में हस्तक्षेप हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये हमें न्यायिक सर्वोच्चता की तरफ ले जाता है, जबकि भारत का संवैधानिक ढांचा है संवैधानिक सर्वोच्चता। तो क्या भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है? नहीं। अमेरिका में तो है न्यायिक सर्वोच्चता, लेकिन भारत के अंदर तो न्यायिक सर्वोच्चता ही नहीं।
अब संसद के कामों में जुडिशरी का हस्तक्षेप, सरकार के कामों में जुडिशरी का हस्तक्षेप, और बड़ी रोचक बात है कि क्या फिर जुडिशरी के कामों में इन दोनों संस्थाओं का हस्तक्षेप बर्दाश्त होगा आपको? तब आप बोलते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिबेटेबल प्रश्न है कि क्या संविधान ये व्यवस्था करता है क्या कि तीनों संस्थाओं में सबसे पवित्र और शक्तिशाली संस्था जुडिशरी है, लेकिन जुडिशियल इनोवेशन से, न्यायपालिका के निर्णय से ये व्यवस्था बन रही है। ठीक है, जो थोड़ा सा चिंताजनक विषय कुछ लोगों को लग रहा है। अब कुछ लोगों का ये कहा जाता है, ठीक है ना, कुछ लोगों ने ये माना भी है कि अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे तो संसद और सरकार इसमें इनिशिएटिव ही नहीं लेगी। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता एक डिबेटेबल इशू जरूर हो सकता है, बट यस, ये भारत के अंदर आज भी प्रभावी है। और न्यायिक सक्रियता के अंदर ये स्पष्ट हो गया है कि न्यायिक सक्रियता के कुछ बेनिफिट्स जरूर है, लेकिन इसके कुछ प्रॉज एंड मतलब कमियां भी देखने को आ रही है। और वो कमियां ये है कि इन जनरल न्यायपालिका को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। सामान्यतः न्यायपालिका को कोई भी डिसीजन देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसके द्वारा शासन के अन्य अंगों के कामों में अनर्गल हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा। हस्तक्षेप नहीं, अवांछित हस्तक्षेप। अवांछित का मतलब जहां आवश्यकता नहीं है कि नहीं, उसको इस प्रकार के मौके कहीं ना कहीं संसद को और कार्यपालिका को स्वयं देने चाहिए। जब तक पानी सिर से ऊपर ना गुजर जाए तब तक न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये देखा जा रहा है। आगे करने के लिए इसके अंदर जो वे फॉरवर्ड आप अगर लिखना चाहो तो वो क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड का मतलब क्या है? क्या न्यायिक सक्रियता गलत बात है? नहीं, न्यायिक सक्रियता गलत बात नहीं है, किंतु न्यायपालिका का प्रत्येक काम में आगे बढ़कर हस्तक्षेप करना और अपने मूल कामों से भटक जाना। देखा जाए तो हमारे कोर्ट में बहुत मामले पेंडिंग है, सामान्य मामले जिसमें दो पार्टियों के बीच का विवाद है। व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। दो पक्षों के मध्य के विवाद को सेटल करना उसका काम है। यस, सुप्रीम कोर्ट के कामों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी है, लेकिन और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति को अगर बढ़ा लिया जुडिशरी ने, और उसके अंदर आपने पीआईएल के थ्रू न्यायिक सक्रियता भी इन्वॉल्व कर ली है, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। और ये देखा जा रहा है कि उस प्रकार के मामले न्यायपालिका में ज्यादा जा रहे हैं और ज्यादा त्वरित तरीके से सुनवाई भी हो रही है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, तो इसके अंदर जुडिशरी को थोड़ा सा न्यायपालिका को संयम भी बरतना चाहिए। किंतु फिर भी ये बात सत्य है कि अगर बाकी दोनों अंग बेहतर काम नहीं कर रहे तो ड्यूटी किसकी बन जाती है? न्यायपालिका। इस प्रकार का आंसर आपको। इन जनरल ये लोग लिख देते हैं शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण का कॉन्सेप्ट तो दूसरा है ना। यहाँ पर इसका मतलब है कि तीन अलग अलग अंग है तो उनके अलग अलग काम होने चाहिए ना, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। होना चाहिए शक्तियों का संतुलन। तलवार लाए हो अपनी, कैसे काटोगे? दोनों टॉपिक क्लियर हुए? क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्लियर हुए? हाँ, कैसे आएंगे इससे क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन आएगा जी ऐसे? मीन्स का आ सकता है, ठीक है ना। आपके विचार पूछे जा सकते हैं, है ना। आपसे पूछा जा सकता है क्या भारत में संविधान संशोधन हुए बगैर ही न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई, या इस डिसीजन के आलोक का मतलब इस डिसीजन में का क्या है और इस डिसीजन के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताने हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट भी बताना है और नेगेटिव पॉइंट भी बताना है।